फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज को पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 7th का 6th चैप्टर है। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बर्निंग करते हैं किसी भी चीज़ का, कुकिंग फूड कुक करते हैं, या फिर वाटर को शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, या फिर रबर को स्ट्रेच करते हैं। ये सब क्या है? चेंजेस है। ये सब क्या है? चेंजेस है। तो मतलब इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब इतना भी, इनफैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम आवर बॉडी इज ग्रोइंग एंड वी आर बिकम टॉलर, दिस इज ऑल्सो अ चेंज, बट बॉडी इज अंडरगोइंग चेंजेस। मतलब ये कह रहा है कि टाइम के साथ साथ जो हमारे बॉडी में ग्रोइंग हो रही है या फिर हम टॉलर हो रहे हैं, तो ये भी क्या एक प्रकार का आपका चेंजेस हो रही है। तो ये जो है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे और इसके टाइप्स को देखेंगे और इसके और भी हम लोग डेली लाइफ में यूजेस को भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं चेंजेस क्या होते हैं। तो एनी अल्टरनेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड स्टेट इज नॉन एज चेंज। मतलब कोई किसी भी सब्सटेंस का ओरिजिनल शेप, साइज एंड स्टेट में अगर कोई डिफरेंसेस आ रही है, मतलब अल्टरनेशन आ रही है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? चेंज बोल देंगे। बट द चेंज अकरिंग अराउंड अस कैन समटाइम्स बी रिवर्स्ड एंड समटाइम्स कैन नॉट। मतलब ये कह रहा है कि हमारे आसपास जो चेंजेस हो रही है वो कभी कभी क्या हो सकते हैं? रिवर्स हो सकते हैं, और कभी कभी रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो दो चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड आज टर्म है रिवर्सिबल चेंज। मतलब मतलब चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं उसे हम लोग रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया रोलिंग में रोटी, मेल्टिंग आइस। मतलब आइस का एग्जांपल ले ले तो जैसे वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो पहले इसको तो हम फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट कर दे, फिर आइस को मेल्ट करके हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते थे। ये क्या है? एक दूसरे से रिवर्स हो सकता है, तो इसीलिए इसे हम रिवर्सिबल चेंज में कैटेगरी में ले रहे हैं। जबकि दोज विच कैन नॉट बी रिवर्स एज टर्म एज इरिवर्सिबल चेंज। वह चेंज जिसको हम फिर से बैक नहीं ला सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि कुकिंग फूड, बेकिंग केक, बेकिंग रोटी, टीयरिंग पेपर फाड़ देना, या फिर कोई कुक कर लेना, ये सब क्या होता है? केमिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ जैसे चावल हम बना लिए फिर वो बैक नहीं हो सकती, या फिर अगर हम सब्जी बना लिए तो फिर सब्जी हम हरा सब्जी में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। The changes can again be classified into two types, namely physical and chemical change। जैसे कि यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स के चेंजेस में क्या किए थे? बांटे हुए थे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इसी तरह से चेंजेस को दो टाइप्स और भी बांटे जा सकते हैं, किसमें? फिजिकल और केमिकल चेंजेस में, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंज को। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज रेफर टू द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब फिजिकल चेंज मतलब ये होता है किसी सब्सटेंस का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आने वाली है? शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। मतलब कि अगर कहीं फिजिकल चेंज हो रही है तो उसमें या तो शेप में चेंज होगा, या साइज में चेंज हो सकता है, या कलर में चेंज हो सकता है, या स्टेट में। स्टेट कहने का मतलब है जिस तरह से हम लोग वाटर टू आइस कर रहे थे, वाटर टू आइस कर रहे थे, ये क्या था? स्टेट में चेंज हो रही है। जैसे कि मान लो वाटर टू हम वेपर, इसके वेपर में बदलते हैं, तो ये भी क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज। क्या हो रहा है यहाँ पे? फिजिकल चेंज हो रहा है। फिर वेपर को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज का डिफिनेशन कुछ यूँ लिखेंगे हम लोग: फिजिकल चेंज रेफर टू द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। दी चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। इन फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। मतलब ये कह रहा है फिजिकल चेंज में शेप, साइज, कलर और स्टेट में चेंज हो सकती है, साथ ही साथ ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। ये चेंजेस क्या है? इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल दोनों होते हैं। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। कि इसमें क्या होता है? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टीयरिंग ऑफ पेपर। पेपर अगर हम फाड़ दिए तो फिर जो इसका जो टुकड़ा होगा पेपर का, ये तो जुटेगा नहीं। अगर आप टैप वाला सबसे साट चिपका भी देते हो तो जो इसका ओरिजिनल शेप था उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो इसीलिए क्या हो गया? फिजिकल चेंजेज हो गया। ये क्या होगा? इरिवर्सिबल। ये क्या होगा आपका? इरिवर्सिबल हो गया। लेकिन कौन सा चेंजेस है? फिजिकल चेंजेस है। इसमें नया सब्सटेंस बना क्या? नहीं, पेपर का पेपर ही है, इसीलिए भी एक फिजिकल चेंज है। दूसरा एग्जांपल है आपका यहाँ पे
कि यहाँ पे आपको मतलब फ्लोर को मतलब कि जो इसका जो फ्लोर है मतलब आटा को गूँथना, फिर हम आटा सुखा क्या कर सकते हैं, उसको हम फिर से फिजिकल चेंज जो बैक ला सकते हैं, या फिर इसमें आटा अगर गूँथ दिए मतलब पानी मिला दिए, इसका जस्ट स्टेट हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए। लेकिन क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस बना, क्या नहीं बना। सिमिलरली ये क्या हो गया आपका फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब कि आइस अगर मेल्ट कर रही है तो ये कौन सा होगा, फिजिकल चेंज। और इसे हम फिर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये रिवर्सिबल चेंज है। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। जैसे ये रिवर्सिबल चेंजेस है और ये टीयरिंग ऑफ पेपर क्या था, ये रिवर्सिबल चेंजेस है। आगे है रोलिंग ऑफ चपाती, मतलब रोटी को अगर हम बेलते हैं उसे बोलते हैं रोलिंग ऑफ चपाती। तो चपाती को जब हम मतलब बेल रहे होते हैं, फिर से इसे मोड़ के हम लोग क्या बोल सकते हैं, बस उसका शेप चेंज कर रहे हैं। मतलब आटा का क्या कर रहे हैं हम लोग, शेप चेंज कर रहे हैं। मतलब शेप चेंज हुआ मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, और इस फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज को ही तो फिजिकल चेंज कहते हैं। क्रस्ट कैन को अगर हम क्रश कर रहे हैं तो इसमें कोई नया सब्सटेंस बन नहीं रहा है, जैसे इसका क्या हो रहा है, शेप एंड साइज में चेंज हो रही है, शेप एंड साइज में डिफरेंस आ रही है। और शेप और साइज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज वाई ये सब क्या है आपका फिजिकल चेंज है। अब आता है हम लोग का केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, अ चेंजेस लीडिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस इज नॉन एज केमिकल चेंज। मतलब कि जब अगर कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। दी चेंज आर इरिवर्सिबल, हाँ केमिकल चेंज हमेशा क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। Some of the chemical changes occurring in our day life, including rusting of iron, silver jewelry getting tarnished और कॉपर आर्टिकल्स गेटिंग कवर्ड ग्रीन लेयर, ये सब जो है ये सब एग्जाम्पल्स है जो केमिकल चेंज का जो हम लोग के डेली लाइफ में होती है। और केमिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज होता है, और ये क्या होता है, इसमें नया कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और इसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता था, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। तो जंग कब लगता है, इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन द आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड मॉइस्ट आर डेवलप्ड रस्ट। मतलब ये कह रहा है जब आयरन को आप मॉइस्चर एयर में छोड़ दोगे ना तो उसके ऊपर एक और लेयर आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं रस्ट। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल रिएक्शन दिया हुआ है, आयरन आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये तीनों मिलके ना Fe2O3H2O बना देता है, जो कि आयरन रस्ट होता है। तो ये क्या हुआ आपका एक प्रकार का रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है। ये क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। इसमें अब फिर नया सब्सटेंस तो बन रहा है, ऊपर एक आयरन के ऊपर क्या हो रहा है, एक लेयर आ जाता है, और ये लेयर फिर से आयरन में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। दैट इज वाई ये क्या हो गया आपका इरिवर्सिबल चेंज, और ये नया फॉर्मेशन ले रहा है। उसके बाद आ जाता है कॉरिशन काउज डैमेज द कार बॉडीज। ये सब मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन में ये सब चीज़ें होती है, मतलब कि वो मतलब डैमेज हो जाता है जो भी आयरन का शिप होता है, ये सब क्या होता है, मतलब इसमें ये सब जो चीज़ें हैं ये जैसे सिप वर्ड सब होता है ये आयरन से नहीं मिल के बने होते। अगर बने भी होंगे तो वो क्या होगा, इसका आगे हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, उस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो एक्चुअल में हम आयरन का अगर वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ कॉपर द मेटालिक कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड डेवलप्स ग्रीन कलर कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। होता कुछ यूँ है कि जब आप कॉपर को हवा में छोड़ दोगे, जिस तरह से आयरन को छोड़ रहे हैं, तो कॉपर क्या करता है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हवा में ये तीनों प्रेजेंट होता है, H2O वाटर वेपर के फॉर्म में, CO2 तो पता ही, O2 तो पता ही, और कॉपर बाहर में रखा हुआ है। जब ये तीनों रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है और कॉपर कार्बोनेट बना देता है। यही क्या होता है, ऊपर में इसके एक लेयर आ जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। आप देखे होंगे कॉपर का कोई भी सब्सटेंस अगर बाहर में छोड़ोगे तो आप क्या हो जाता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ टर्निश ऑफ सिल्वर आर्टिकल द मेटालिक सिल्वर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फर प्रेजेंट इन एयर एंड गेट्स फर्निश्ड। मतलब अगर सिल्वर को आप हवा में छोड़ देंगे तो हाइड्रोजन सल्फेट और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देता है, ये टर्निश्ड सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि Ag प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फेट प्लस O2, मतलब क्या हो जाएगा Ag2S, है ना, क्या हो जाएगा Ag2S प्लस H2O, ये रिएक्शन करके ये बना देगा। और यही Ag2S क्या है, इसके ऊपर में ये लेयर आ जाता है जो कि इसको क्या करता है, सिल्वर को बर्बाद कर देता है, एक ऊपर से लेयर ला के। तो ये क्या हो गया आपका, फिर केमिकल चेंजेस हो रही है, ये फिर से रिवर्स्ड बैक नहीं हो सकती है। अब देखो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अनोदर केमिकल चेंज। मैग्नीशियम का बर्निंग जो है
बर्निंग, वो भी क्या है, केमिकल चेंजेज है। अब देखेंगे मैग्नीशियम का रिबन होता है फीता टाइप से, उसको जलाने के बाद ना बहुत ही लाइट निकलती है, तो वो कौन सा है, केमिकल चेंज है। व्हेन अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम ब्राउट नियर फ्लेम इट स्टार्ट बर्निंग विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट लिविंग बिहाइंड अ पाउडरी एस ऑन कंप्लीट बर्निंग। जब क्या कहते हैं, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम के फीता को अगर आप जलाओगे तो वो क्या होता है, बर्न जैसे ही फ्लेम में दोगे तो ये बहुत ब्रिलियंट वाइट लाइट, बहुत ही ज़्यादा वाइट लाइट ये रिलीज करता है। और जलने के बाद बस एक आपको पाउडर टाइप से, एस मतलब होता है राख, राख आपको क्या कर देगा, आपको बस मिलेगा जलने के बाद। मैग्नीशियम रिबन इज इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक क्वेश्चन भी इसमें आता है कि मैग्नीशियम के फीता को जलाने से पहले रब क्यों किया जाता है, इसीलिए किया जाता है, क्यों, क्योंकि जब मैग्नीशियम को हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, और जैसे ही लेयर बनता है तो इसको ये जल नहीं पाता, इसीलिए इसको हमको क्या करना होता है, रब करना है तो ताकि ये लेयर हट जाए और ये तब जलता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल दिया, Mg+O2 क्या बना देता है, 2MgO, MgO ही मतलब होता है Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं पीछे, टू ऊपर भी देख रहे थे हम लोग, 4 3, इस रिएक्शन में भी हम लोग देख रहे थे 4, ये सब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स कह सकते हो, मतलब 4, इसका मतलब ये हो गया कि 4 मतलब कि 4 एटम ऑफ 4 एटम ऑफ सिल्वर, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट और 1 एटम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब सिल्वर सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें इस तरह से ये फॉर्मेशन होती है। तो 2 क्या है, नंबर बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर रोटेन ऑफ फ्रूट, मतलब जब फ्रूट सड़ जाती है तो इससे फिर सड़ जाना, फिर सड़े हुए फ्रूट को हम लोग फिर उसके ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, कुछ आपका केमिकल चेंजेज है। ठीक है, केमिकल चेंजेस होने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेज आती है, जब केमिकल चेंज हो रहा होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती है। तो केमिकल चेंज अकरिंग इन आवर डे लाइफ इन्वॉल्व फॉलोइंग चेंज, मतलब कि जो केमिकल चेंज जब होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेज आएगी। जिस तरह से हम लोग फिजिकल चेंज में जब चेंज हो रही थी तो उसमें हम लोग क्या क्या चेंज देख रहे थे, कभी भी अगर फिजिकल चेंज होगा तो उसमें या तो शेप में चेंज होगा, या साइज में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा, और उसके बाद क्या होगा आपको, शेप साइज कलर और भी थे, शेप साइज कलर एंड शेप साइज और कलर था, और क्या क्या था, आप देख सकते हैं ये सब, शेप साइज कलर एंड स्टेट, सॉरी मैं भूल गया, तो स्टेट में भी चेंज आ रही थी। तो ये सब फिजिकल चेंज जब होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन केमिकल चेंज होगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो केमिकल चेंज जब होगा तो उसमें पहले कलर में चेंज होगा, जैसे कि हमें भी देखे थे एग्जाम्पल पीछे, टर्निश ऑफ सिल्वर, तो ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स अंडरगो चेंजेज इन कलर सॉरी, जब आयरन भी रस्टिंग होती है तो उसमें भी कलर में चेंज आ जाती है। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सिल्वर गेट्स टर्निश व्हेन केप्ट इन लॉन्ग टाइम, द मेटालिक सिल्वर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फेट प्रेजेंट इन एयर एंड गेट्स टर्निश, मतलब कि जब भी हम मतलब या तो आयरन जब रस्ट हो रहा था या फिर जब आप सिल्वर को आप हवा में बहुत दिन के लिए छोड़ देंगे तो टर्निश सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। हम ये रिएक्शन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कलर में चेंजेस आ रही है। सिमिलरली आयरन में अगर आप देखेंगे आयरन रस्ट होता है तो फिर उसका भी क्या होता है, कलर आपका ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलर कलर में तो चेंज होती है, उसके बाद स्टेट में चेंज हो जाती है, जैसे कि ऑन हीटिंग लिक्विड चेंजेस स्टेट एंड कन्वर्ट इट्स वेपर ड्यू टू रिएक्शन विद इन द पार्टिकल्स काउज्ड बाय हीट, मतलब कि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी क्या प्रकार का केमिकल चेंजेस हैं। इसके फिर ये केमिकली इसके मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, तो स्टेट में भी चेंजेस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है चेंज इन ऑर्डर में भी चेंज हो सकती है, जैसे कि ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ फूड गेट्स स्पॉइल्ड एंड स्मेल रियली बैड, मतलब कि जब फूड क्या होता है, स्पॉइल होने लगती है तो रिएक्शन करने लगती है फूड, मतलब बैक्टीरिया फिर या एयर यू कैन से, जिससे भी रिएक्ट करती है, एनीवे उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मतलब कि जब फ्रूट वगैरह सब स्पॉइल होने लगता है तो उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा करने लगता है, तो उसके ऑर्डर में क्या हो जाता है, चेंजेज हो जाती है। तो चेंज हो जाती है तो फिर ये उसको इस तरह से आप इस बैग में नहीं ला सकते, ये क्या होगा आपका केमिकल चेंज। तो पहला कलर में चेंज होगा, उसके बाद ऑर्डर में चेंज होगा, उसके बाद टेम्परेचर में भी चेंज होता है जब भी एक केमिकल रिएक्शंस होती है। लाइम विद मिक्सड विद वाटर, लाइम मतलब हो जाता है चूना, जब चूना को
पानी से मिलाते हैं, देखे होंगे जब चूना को पानी से मिलाते हैं, अंडर को सर्टेन चेंज दैट राइज इस टेम्परेचर, तब क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही क्या हो जाता है, राइज होता है, एंड मैक्स इट इन्वॉल्व हीट एंड गिव अ क्लियर सॉल्यूशन। तब क्या होता है कि इसमें हीट इन्वॉल्व हो गई, जब चूना में पानी मिलाए तो हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ, तब उसके बाद क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो सच रिएक्शन कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में हीट आपको चाहिए होगा उस तरह उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंडोथर्मिक। तो मतलब चूना पानी का जो रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, आपको केमिकल सॉल्यूशन बन रहा है, और ये आपको फिर से मतलब आपको रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगी। तो ये क्या हो गया, आपका एक प्रकार का केमिकल चेंज हो गया। सिमिलरली एनीवे ये जो तीन है, ये तीनों आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन, कलर, स्टेट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर, ये मेनली चार आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जब केमिकल चेंजेस होंगे। और केमिकल चेंजेस में आपको न्यू सब्सटेंस देखने को मिलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन को। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को देखते हैं, तो उसमें हम लोग प्रिवेंशन वगैरह सबको भी देखेंगे, और भी चेंजेस हम लोग देखेंगे। वी ऑल मस्ट हैव ऑब्जर्व न्यूली ब्राउट आयरन और सिल्वर कॉपर आर्टिकल्स अपीयर वेरी शाइनी बट विद पैसेज ऑफ टाइम दे गेट डल। जैसे कि देखते हैं हम कि जब आयरन या फिर सिल्वर को या फिर कॉपर को जब हम हवा में छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो ना डल दिखने लगता है, मतलब अलग टाइप से दिखने लगता है। जो उसका लस्ट्रस है या फिर जो उसका ब्राइटनेस है, वो क्या हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ ड्यू टू द लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड डेवलप्ड ऑन देयर सरफेस। ये इसलिए होता है कि वो क्या करता है, एयर के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर बैठा लेता है, वो लेयर उसके ऊपर आ जाता है, उसे हम लोग मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। जो मेटल रहेगा वो अपना ऑक्साइड बना लेता है। जिस तरह के मैग्नीशियम का था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता था, तो जो भी मेटल रहेगा वो अपना ऑक्साइड बना लेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर, ज्वेलरी गेटिंग टर्निश ऑफ कॉपर आर्टिकल गेटिंग ऑब्जर्व अ ग्रीन लेयर, मेटल्स रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड दैट आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द बेस। ये क्या करते हैं, ये जितने भी मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, मतलब एयर जो है प्रेजेंट, एयर जो है उससे रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। जिस तरह से कॉपर क्या करता है, अपने ऊपर ग्रीन लेयर बना लेता है, इस तरह से रिएक्ट करके मेटल्स क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अपना मेटल ऑक्साइड बना लेता है, जो कि बेसिक इन नेचर। अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे, चैप्टर 5 में है या फिर 4 में है, एसिड, बेस एंड साल्ट, वो मैं उसका भी वीडियोज अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो वो क्या होता है, बेसिक नेचर में उसको वो मतलब उसका जो रस्टिंग होता है या फिर उसके ऊपर जो लेयर आता है मैग्नीशियम या फिर जो भी मेटल का, वो क्या होता है, आपको बेसिक नेचर का होता है। और इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन द आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो उसमें क्या होता है, तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जो कि हवा में प्रेजेंट होता है, और मॉइस्चर से भी रिएक्ट करता है। मॉइस्चर कहने का मतलब है H2O, इसे ह्यूमिडिटी भी बोला जाता है और वाटर वेपर भी बोल सकते हो। ह्यूमिडिटी वही होता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। एंड डेवलप रस्ट, जब ये तीनों से रिएक्शन करेगा, मतलब आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, इस ये तीनों जब रिएक्ट करेगा तो रस्ट बना लेगा। रस्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये क्या बनाता है, बना लेता है आपको रस्टिंग। इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया हुआ है, Fe मतलब आयरन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन और H2O मतलब वाटर। जब ये तीनों रिएक्ट करता है तो आपको रस्ट बनाता है। तो आपको ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको क्या बना देता है, रस्टिंग ऑफ आयरन ये हो जाता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, तो प्रिवेंट करने के 5 तरीके हैं। आपको 2 तरीके जो हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे, गैल्वेनाइजेशन और एलोइंग, ये दोनों को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और 3 मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। तो इसमें आपको आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करना मतलब रोकना है, तो पहले क्या आयरन के ऊपर क्या करना चाहिए, हम लोग को पेंटिंग कर देना चाहिए। अगर आयरन के ऊपर पेंट करते हैं तो आयरन क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता और आपका प्रिवेंट हो जाता है। अगर आप पेंटिंग नहीं कर दें तो आप ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर दो, मतलब हवा में जब भी आयरन में क्या कर दो, ग्रीस लगा दो या फिर ऑयल लगा दो, तो आयरन क्या करता है, एयर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता और रस्ट नहीं बनता है। बाय क्रोमियम प्लोटिंग, क्रोमियम का क्या कर दो, प्लेट उसके ऊपर चढ़ा दो, वो क्या हो जाएगा, आपका आयरन रस्टिंग से बच जाएगा। और ग्लेविनाइजेशन और एलोइंग, इसको हम आगे देखते हैं डिटेल में। अब केमिकल चेंजेस में कुकिंग फूड भी आ जाता था, मतलब कि खाना हम जब बनाते हैं तो वो भी एक प्रकार क्या है, केमिकल चेंज है। तो उसको हम देखते हैं। कुकिंग काउजेज ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। कुकिंग का मतलब क्या होता है, तो जब ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन ही क्या कहलाता है, आपको कुकिंग कहलाता है। इट इज़ रिगार्डेड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कैटेगरी में ली जाती है। कुक्ड फूड इज इजियर टू डाइजेस्ट देन अनकुक्ड फूड। कुक्ड फूड क्या होता है, हमको डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। कुक्ड फूड ईजी पच जाती है अनकुक्ड फूड से। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है जो कि कम्प्लेक्स कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, स्मॉलर। ये क्या होता है, केमिकल चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार कोई भी फूड कुक होने के बाद फिर वो आप उसे बैक नहीं ले जा सकते हो। तो कुकड हो गया। तीसरा आता है डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिके मतलब हो गया सड़ जाना, सड़ जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है आपका, फिर से उसे बैक नहीं ला सकते हो। ये भी एक केमिकल चेंजेस में आती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। हम लोग पढ़े हुए थे कि चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे फंगी के बारे में। फंगी कैसे अपना खूब फूड बन लेती है, तो वो क्या करता है, अपना एक एंजाइम छोड़ता है और उसको ब्रेक डाउन करता है, उसका एक सॉल्यूशन बनाता है और फिर वो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके फिर वो अपना अब जो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स होता था उसे एब्जॉर्ब कर लेता था। चैप्टर 1 उसका भी वीडियोज अपलोडेड है, प्ले लिस्ट पर आप जाके देख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। और ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करता है, स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्मॉलर सब्सटेंस आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये भी एक क्या है, केमिकल चेंज में आती है। सब सब्सटेंस कैन ऑब्टेन प्योर स्टेट ऑफ फॉर्म देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सब्सटेंस जो है उसका प्योर फॉर्म आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो उसके सॉल्यूशन से, उसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं और इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लेविनाइजेशन और एलोइंग को। तो ग्लेविनाइजेशन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग ऑफ कोटिंग विद देम थिन लेयर ऑफ जिंक। जब किसी भी आयरन पे हम थिन लेयर जिंक का कोटिंग कर देते, कोटिंग मतलब पेंट कर देना, मतलब कि किसी भी आयरन वगैरह सब पे अगर हम जिंक का कोटिंग कर देते तो वो क्या हो जाता है, आपका रस्टिंग से बच जाता है और इसे ही बोलते हैं ग्लेवेनाइज्ड आयरन, जिस पे हम पेंटिंग कर देते। तो ग्लेवेनाइजेशन क्या बोल देंगे, तो ग्लेवेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच जिंक लेयर इज कोटेड ऑन द इन द थिन लेयर ऑफ ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर हम जिंक लेयर का हम लोग क्या करते हैं, अगर पतला सा लेयर अगर किसी आयरन पे दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका रस्टिंग से बच जाता है और उसी प्रोसेस को हम लोग ग्लेवेनाइजेशन बोलते हैं। और दूसरा होता है एलोइंग। एलोइंग में क्या होता है कि हम आयरन में बहुत सारे मिक्सचर को मिक्स कर देंगे, बहुत सारे मेटल्स को मिक्स करके उसको हम एलोइंग बोलते हैं। जिस तरह से आप पढ़े होंगे स्टील, स्टील क्या होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप से मेटल से क्या होता है, ऐसे मिला ले इसमें मिक्सअप होता है जिसके कारण ये रस्टिंग से बच जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और टू और मोर metals or a metal and non-metal to change the properties of the pure state metals and protected them from rust. For instance, iron is used widely for different purposes, but it is never used to pure state. This is due to the fact that pure iron is very soft and stretches in hot state. मतलब कि आयरन जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और हीट जैसे ही वो हीट या फिर समर या फिर उसको थोड़ा सा भी हीट मिलता है तो वो क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेच मतलब खींचा, मतलब वो एक्सपेंड हो जाता है। थर्मल एक्सपेंशन आप पढ़ेंगे आगे, तो थर्मल उसमें एक्सपेंशन होने लगता है। तो जब भी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलोइंग। जब हम दो या दो से अधिक मेटल्स को हम लोग मिला देंगे होमोजीनियसली तो उसे हम बोल देते हैं एलोइंग। जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाता है स्टील, बट मिक्सिंग विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अबाउट 0.05% मेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड टफ। जब हम आयरन में क्या करते हैं 0.05% कार्बन को ऐड कर देते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टफ हो जाता है। मिक्सिंग ऑफ निकेल, क्रोमियम एंड आयरन गिव्स स्टेनलेस स्टील। जब कार्बन मिला दिए तो वो आयरन क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर कार्बन के अलावा हम अगर निकेल और क्रोमियम को आयरन के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो कौन सा फॉर्म ले लेता है, स्टेनलेस स्टील,
जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये क्या होता है, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये स्टेनलेस स्टील क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, और ये इतना हार्ड होने होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड यू कैन से होता है, और ये रस्ट भी नहीं होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एलोइंग। अब जिसके एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनोदर विटल प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय, और भी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। एलॉय इज दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल्स। एलोइंग का और भी मेटल्स है कि एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब कि किसी भी चीज़ को मेल्ट करने के लिए एक आपको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे कि आइस को अगर आपको मेल्ट करना है तो आपको टेम्परेचर 0 से डिग्री सेल्सियस क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी आयरन को अगर हमको मेल्ट करना है तो आयरन को मेल्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर की जो लाइक 500 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस आपको आयरन को मेल्ट करने के लिए चाहिए। सिमिलरली जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो एलॉयड मेटल होता है, एलॉय होता है, वो क्या होता है, बहुत ही उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक को अगर हम मिला देते तो वो क्या बन जाता है आपका ब्रास। ब्रास एलॉय हो गया। ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, और ये कंडक्टिविटी मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इसका यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो एक्चुअल में इसका रस्टिंग नहीं होता है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है किसी मेटल से, तो वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। हॉट होने के बाद वो क्या होता है, मेल्ट ना हो, इसीलिए हम लोग एलॉय का भी यूज करते हैं। ब्रोंज के बारे में तो पढ़े होंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसमें कि ब्रोंज यूज किया जाता है, उसमें कॉपर और टीन को मिलाया जाता था। ये तो ब्रोंज हम लोग ब्रोंज एज में पढ़े भी थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज। तो ब्रोंज क्या होता है, इसमें कॉपर और टीन को मिला के बनाया जाता है। ये भी क्या होता है, बहुत ही रस्टिंग इसमें नहीं होती है। प्रोसेसिंग पुअर कंडक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन अदर हैंड कॉपर इन प्योर स्टेट इज यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि एलोइंग पुअर कंडक्टिविटी के लिए भी यूज की जाती है, और एक्चुअल जो कॉपर होते हैं मतलब प्योर कॉपर जो होता है उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यूज किए जाते हैं। तो उसके ऊपर क्या करना होता है, एक कवर चढ़ाना होता है। विदाउट कवर में वो फिर क्या करने लगा, अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है। अब आता है एग्जाम्पल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ब्रास से बनाए जाते हैं, और स्कल्पचर या फिर जो मूर्तियाँ होती है वो ब्रॉन्ज से बनाए गए हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो ब्रॉन्ज एलॉय के मटेरियल का। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। सोल्डर क्या है, लेड और टिन। लेड मतलब शीशा, इसे पीबी बोलते हैं, और टिन मतलब एसएन। इसकी ये भी क्या होता है, इस दोनों का मिक्सर एक सोल्डर कहलाता है। फ्लोइंग प्रोसेसिंग लॉ मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज टू वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट टुगेदर। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सोल्डर का, बहुत ही कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए इसे क्या करते हैं, वेल्डिंग में यूज करते हैं। वेल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जब दो मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं और ये मेटल्स को जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक मेटल्स का लिक्विड इसमें दे देते हैं। मेटल का लिक्विड देते हैं, कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और इसको क्या कर लेता है, वो पकड़ लेता है। तो सोल्डर का यही काम होता है। सोल्डर इसीलिए मेल्ट हो जाता है, तो मेल्ट होकर इसके बीच में चला जाता है और इसको पकड़ लेता है, और यही क्या होता है, सोल्डिंग। तो सोल्डर का किस में यूज होते हैं, सोल्डिंग में। ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है, लेड और टिन का मिक्सचर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अब आते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हम लोग देखे हुए थे कि क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बोले भी थे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन इज नॉन एज क्रिस्टलाइजेशन। मतलब किसी भी क्रिस्टल का प्योर सब्सटेंस उसके सॉल्यूशन से निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। कोई भी सब्सटेंस से मान लेते हैं साल्ट अगर वाटर में है, तो साल्ट अगर वाटर में मिक्स है, इसका मतलब साल्ट वाटर का सॉल्यूशन अगर उसको उसमें से हमको साल्ट को निकालना है प्योर फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो इट्स अ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिजिकल चेंज है। कैसे, तो वाटर से अगर हम साल्ट को प्योर फॉर्म निकालें, फिर तो साल्ट को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर में मिक्स कर सकते हैं, तो ये दोनों का क्या हो सकता है, एक सॉल्यूशन बन सकता है। तो ये रिवर्सिबल है, तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट आर ऑब्टेन बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर। क्रिस्टल साल्ट का जो क्रिस्टल है वो क्या होता है, इवोपरेशन से क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम कंप्लीटली क्या करते हैं, जैसे कि साल्ट और वाटर का मिक्सचर को हम पूरा इवोपरेट करते हैं, तो वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा, साल्ट बच जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई डस्ट या फिर कोई सैंड वगैरह सब है, तो भी क्या हो जाएगा, इसमें रह जाएगा, क्योंकि वाटर तो निकल गया, लेकिन बाद बाकी जो सब्सटेंस है वही हो गया। तो ये क्या हो जाता है आपका
प्योर फॉर्म नहीं होता इवोपरेशन वाला, इसीलिए कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है प्योर फॉर्म निकालने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन अपनाया जाता है। सिमिलरली क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर ऑफ द बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस मिक्सचर देन फिल्टर्ड एंड अलाउड टू कूल प्रोड्यूस क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब कि कॉपर सल्फेट का अगर क्रिस्टल भी निकालना होता है तो उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग डालते जाते हैं और बॉयल भी करने की ज़रूरत होती है, कंप्लीटली बॉयल करके इवोपरेट नहीं करते हैं, एक लेवल तक इवोपरेट करना होता है, वाटर के मात्रा क्या करना होता है, घटाना होता है। आफ्टर इसका एक प्रोसेस होता है, इसका एक पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, आप लोगों के क्लास सिलेबस में नहीं दिया। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो दिखाए हैं इनको, तो आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन बस इतना जितना बताया गया आप लोगों के लेवल का, बस मैं उतना ही बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं इसमें, बॉयलिंग करते हैं, बॉयलिंग पूरा पूरा नहीं किया जाता है लेकिन थोड़ा सा बॉयल किया जाता है और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद उस मिक्सचर को फिल्टर कर लिया जाता है, फिल्टर करने के बाद उसको कूल कर दिया जाता है, ठंडा करने के बाद वो क्या हो जाता है, क्रिस्टल मिल जाता है कॉपर सल्फेट का। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है आपका, इसी के साथ चैप्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपका पूरा पूरा रिवीजन हो गया, पॉइंट भी सभी के सभी एक्सप्लेन हो गएंगे और आपको मज़ा भी आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।